आखिर फॉरेस्ट होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा सा लैंड होता है जहाँ पर ट्रीज होते हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं होता फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ट्रीज, श्रब्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स और वाइल्ड एनिमल्स। इतनी सारी चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट के अंदर। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, ये डिफरेंट वैरायटी के होते हैं। ट्रीज तो आपको पता ही है हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है। श्रब्स होती हैं वो भी किस लिए इंपॉर्टेंट है। श्रब्स मेडिसिनल यूज़ में आती हैं, दवाइयाँ बनाने के भी इस्तेमाल में आती हैं। फॉरेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि नॉन लिविंग होती हैं। ये जो ऊपर जिनकी बातें करी थी हमने, ये सब लिविंग थी, लेकिन कुछ चीज़ें नॉन लिविंग भी होती हैं जिनको हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, जैसे सनलाइट हो गई, एयर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गए और रॉक्स, पत्थर हो गए बड़े बड़े। ये सब क्या होते हैं? एबायोटिक फैक्टर्स। इस दुनिया के अंदर बहुत डिफरेंट काइंड के फॉरेस्ट हैं और डिपेंड करता है कि फॉरेस्ट किस टाइप का होगा उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर, मतलब कहाँ पर है वो फॉरेस्ट और वहाँ पर आखिर कैसा मौसम है। मान लो किसी फॉरेस्ट के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर थोड़ी डिफरेंट कंडीशन होगी उस फॉरेस्ट से जहाँ पर बारिश कम होती है। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। अभी हमें पता चलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। पहली बात तो ये, हमें फॉरेस्ट से बहुत सारे प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देखोगे बम्बू, शीशम, साल, आंवला, टीक, इतनी सारी वैरायटियाज़ हमें अलग अलग तरीके की देखने को मिलती हैं। और आप जानते हो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर हमें फॉरेस्ट के अंदर पेड़ों को उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप से उगते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है और वहाँ की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होती है प्लांट्स के लिए, ट्रीज़ के लिए, हर्ब्स के लिए, श्रब्स के लिए, क्लाइंबर्स के लिए, क्रीपर्स के लिए, ग्रास के लिए, अपने आप उगने के लिए। तो वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जर्मिनेट करते हैं एंड दे ग्रो ऑन देयर ओन, अपने आप ही ग्रो करते हैं। इसी के साथ आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको बोलते हैं क्राउन, आपकी बुक के अंदर होगा। तो व्हाट इज क्राउन? क्राउन किसे बोलते हैं? किसी भी पेड़ का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्राउन। इट इज कॉल्ड एज क्राउन। और कैनोपी किसे बोलते हैं? अगर आप फॉरेस्ट के अंदर जाओगे तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं और ये ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं इनका जो टॉप वाला रीजन होता है उससे पूरा आसमान कवर हो जाता है। मतलब ऊपर अगर आप देखोगे तो ग्रीन ही ग्रीन, पत्ते ही पत्ते देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है ऐसा लगता है कि ग्रीन कलर की ब्रांचेस की छत बनी हुई है, ऐसा सा हमें फीलिंग आती है फॉरेस्ट के अंदर। और स्काई विजिबल नहीं होता बिल्कुल भी। तो इन्हीं वाले ट्रीज को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैनोपी। आई होप आपको पता चला होगा कि कैनोपी किसे बोलते हैं। तो फॉरेस्ट के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रैटिफिकेशन। तो हम लोग इसको आसान भाषा में बोलते हैं डिवीजन। मतलब कि हम लोग डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स या फिर वेजिटेशन को, फल या फिर सब्जियों को या पेड़ों को उनकी हाइट के ऊपर। इस तरीके से हम लोग कंपटीशन को मिनिमाइज कर पाते हैं और स्टडी करने में भी आसानी होती है। और डिपेंड करता है किसी भी प्लांट, ट्री या फिर वेजिटेशन की हाइट वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, फॉरेस्ट के अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट के ऊपर, किस टाइप का सॉइल है और कितनी वहाँ पर रेनफॉल है। तो इस तरीके से हम लोग इन्हें डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है द फॉरेस्ट फ्लोर। फॉरेस्ट फ्लोर के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? शेड लीव्स हो गई, स्टेम हो गई, बार्क हो गई, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल हो गई, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आती है हर्ब लेयर। हर्ब लेयर के अंदर क्या होता है? वो वाले पेड़ ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं जिनके पास वुडी स्टेम नहीं होती, मतलब हमें लकड़ी नहीं होती, जिनके पास ज़्यादातर पत्ते ज़्यादा होते हैं, ग्रासेस ज़्यादा होती हैं, उन्हें हम लोग देख पाते हैं हर्ब लेयर पे। फिर आती है शर्ब लेयर। शर्ब लेयर के ऊपर आते हैं छोटे साइज़ के प्लांट्स, जैसे तुलसी वगैरह हो गए। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटी ही हाइट पे रहते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? शर्ब्स बोलते हैं। और इस वाली लेयर को सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है अच्छी खासी। उसके बाद आती है अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? कैनोपी से थोड़ा नीचे वाला पार्ट होता है। कैनोपी कौन सा होता है? सबसे टॉप मोस्ट, जो टॉप मोस्ट लेयर हमें देखने को मिलती है ट्री की, उसे थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट हो गया, उसे ही हम लोग द अंडर स्टोरी बोलते हैं।
उसके बाद हमारी आती है कैनोपी। कैनोपी क्या होती है? सबसे ऊपर वाला पार्ट। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है किसी भी ट्री का, सबसे टॉप वाला पोर्शन, और इधर ही सबसे ज़्यादा धूप लगती है क्योंकि डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर तो धूप पड़ेगी क्योंकि ये सबसे टॉप पर है। इसके बाद आती है इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर क्या होती है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ट्रीज, मतलब टॉप मोस्ट जो लेयर होती है ट्री की, उसे बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट लेयर। ये हमें ज़्यादातर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर ही देखने को मिलती है। तो इमर्जेंट लेयर बहुत कम केसेस के अंदर हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, ओनली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि फॉरेस्ट हैं, इसी की वजह से बहुत सारे एनिमल्स वहाँ पर रह पाते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो वो उनके अंदर रह पाते हैं, उनको अपना घर बनाकर रह पाते हैं, और वहीं पर उन एनिमल्स को, उन इंसेक्ट्स को और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना खाना भी मिल जाता है। बड़े बड़े ट्रीज होते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड होता है, तो वहीं से वो एनिमल्स खाना खा लेते हैं। और यहाँ तक कि ये भी होता है कि हमें फूड चेन भी देखने को मिलती है। फूड चेन का मतलब क्या हुआ सर? फूड चेन के अंदर आप ऐसे ही समझो कि एक दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए काऊ को लो। काऊ क्या खाती है? ग्रास। भैंस क्या खाती है? घास, ग्रास। बफेलो बोलते हैं हम लोग भैंस को। भैंस क्या खाती है? ग्रास ही खाती है, सब घास ही खाते हैं। और इनको कौन खा लेगा फॉरेस्ट के अंदर? चीता, टाइगर, लायन, ये सब खा सकते हैं। तो यही होता है फॉरेस्ट के अंदर। जो काऊ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ग्रास के ऊपर। और जो हमारे चीता, लायन, टाइगर, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? काउस के ऊपर, इन्हें खाने के लिए। तो इसे ही हम लोग बोल देते हैं फूड चेन। फूड चेन कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। डिफरेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट फूड चेन्स बिकॉज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट। वी कैन सी डिफरेंट फूड चेन्स बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी विच इज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। हमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हमने देखा कि कैसे एक काऊ थी, उसने ग्रास को खाया, और एक टाइगर या लायन ने उस काऊ को खाया। तो एक दूसरे के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट थीं। इसके बाद बात कर लेते हैं ह्यूमस की। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होती है? एक डार्क कलर का सब्सटेंस होता है जो सॉइल के अंदर हमें देखने को मिलता है। ह्यूमस जो होते हैं वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। डेड और डिकेइंग मतलब कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म हो गए, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स खराब हो रहे, सड़ रही हैं जो चीज़ें, जैसे हमारी ट्रीज की लीफ हो गई, या फिर हमें देखने को मिल गया खाने की चीज़ें, या फिर कोई डेड एनिमल हो गया, तो इन सब के मरने की वजह से हमारा ह्यूमस फॉर्म होता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली, वो इन्हीं डिकेइंग मैटर के ऊपर रह पाते हैं और इस ह्यूमस को कन्वर्ट कर पाते हैं फर्टाइल सॉइल के अंदर। तो अब समझते हैं व्हाट आर डीकंपोजर्स। डीकंपोजर वर्ड भी आपने इस चैप्टर के अंदर जरूर पढ़ा होगा। तो डीकंपोजर वही होते हैं, जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट के अंदर अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी आखिर कहाँ पर जाएगी? उसकी बॉडी को कहाँ पर लेकर जाएंगे? कहाँ पर? कौन लेकर जाएगा? तो वहाँ पर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उस डेड बॉडी को खा लेते हैं और उस डेड बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसी फॉर्म के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। और ह्यूमस से क्या होता है? हमारा जो सॉइल होता है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ, और ज़्यादा उसके ऊपर पेड़ उग पाते हैं। तो किसी की डेथ होती है, उसकी वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर सॉइल होते हैं उसके भी न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश होते रहते हैं। रिप्लेनिश मतलब कि वापस आते रहते हैं। तो सॉइल्स की आप देखोगे कि जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन यूज़ कर पाता है? हमारे प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर लेते हैं, इंसेक्ट होते हैं वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो यही जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या इंसेक्ट मर जाते हैं तो ये कहाँ पर जाएंगे? सॉइल के अंदर ही। तो जब ये सॉइल के अंदर जाते हैं तो इनको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज का मतलब होता है कि उन्हें ईजी फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं। ईजी फॉर्म के अंदर जब उन्हें चेंज कर देते हैं, छोटी छोटे पीसीस के अंदर जब उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो वो सॉइल के अंदर उसको फर्टाइल कर देते हैं, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि उसे ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं सॉइल की। तो इसी तरीके से सॉइल को और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं इनको हम लोग ग्रीन लंग्स भी बोलते हैं। ग्रीन लंग्स क्यों बोलते हैं सर? हरे फेफड़े। क्योंकि सॉइल, हमें ये देखने को मिलता है कि फॉरेस्ट से ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है,
और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो आप सबको पता ही है। जो प्लांट्स है फॉरेस्ट के अंदर, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, उनसे क्या होती है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी ट्रीज़ एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज़ कर लेते हैं। इसी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि फॉरेस्ट आर ग्रीन लंग्स। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि जब फॉरेस्ट के इतने सारे बेनिफिट हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी खासी है, तो वहाँ पर पॉल्यूशन भी नहीं होगा क्योंकि कार वगैरह नहीं है ज़्यादा, ना ही कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो क्या कुछ लोग फॉरेस्ट के अंदर भी रहते हैं? हाँ, कुछ लोग फॉरेस्ट के अंदर भी रहते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, समझते हैं। डिफरेंट ट्राइब्स के लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, और ये लोग फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वाटर के लिए, शेल्टर के लिए और मेडिसिन के लिए। हाँ, सही सुना तुमने, मेडिसिन, मतलब कि दवाइयाँ भी ये फॉरेस्ट की कुछ जो हमारी हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ होते हैं, इन सबको यूज़ कर कर बनाते हैं। फॉरेस्ट को हम लोग डायनेमिक लिविंग एंटिटी भी बोलते हैं। सर, इतना भारी वर्ड, डायनेमिक लिविंग एंटिटी, इसका मतलब क्या है आखिर? डायनेमिक लिविंग एंटिटी हम लोग फॉरेस्ट को इसलिए बोलते हैं, नोटिस करो, मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रास जब ग्रो करती है लैंड से तो उसको कौन खाता है? सर, उसको खा लेता होगा, हाँ सर, आपने बताया था गाय या भैंस, काऊ या फिर बफेलो। और फिर उनको कौन खा लेता है? लायन या टाइगर। तो लायन या टाइगर की भी तो कभी डेथ होती होगी। हाँ सर, डेथ हो जाती है। फिर उनको कौन खाता है? सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली, वो क्या करते हैं, इन डेड एनिमल्स को खा जाते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। डीकम्पोज होने के बाद क्या होता है, जो सॉइल है उन डेड और डिकेइंग एनिमल्स को एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ कर लेती है। वो न्यूट्रिएंट यूज़ करके ग्रास दोबारा ग्रो कर पाती है, दोबारा ट्रीज उग पाते हैं। अच्छा सर, इसीलिए आपने बोला डायनेमिक लिविंग एंटिटी, मतलब कि यहाँ पर सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। तो इसी तरीके से फॉरेस्ट को हम लोग डायनेमिक लिविंग एंटिटी बोलते हैं। और जो फॉरेस्ट होते हैं ये फ्लड्स को और सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। जो फॉरेस्ट है एक तरीके से नेचुरल एब्जॉर्बर है। कभी भी बारिश होती है, रेन वाटर होता है, तो वो क्या होगा, ट्रीज़ भी एब्जॉर्ब करेंगे, जो लैंड है वो भी एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वहाँ पर वाटर की रिक्वायरमेंट है। इस वजह से हम लोग ये देखते हैं कि फॉरेस्ट के आसपास के एरिया में वाटर टेबल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है हमने वाटर टेबल के बारे में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर टेबल हाई होती है। जो फॉरेस्ट रहते हैं वो फ्लो ऑफ वाटर और जो फ्लड्स होते हैं इनको भी रोकते हैं। फ्लो ऑफ वाटर होता है उसको कंट्रोल करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा, और इसी के साथ फ्लड्स को भी रोकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, ये रेन वाटर को डायरेक्टली एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं कभी कभी। तो इस वजह से हम लोग ये देखते हैं कि बारिश का जो पानी होता है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता फॉरेस्ट के अंदर। जो फॉरेस्ट है वो पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करते हैं। सर, पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर लेते हैं फॉरेस्ट के अंदर? आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, और जो ये एयर है फॉरेस्ट के अंदर, ये आसपास के एरिया के अंदर भी तो जाएगी, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है फॉरेस्ट का वो तो है ही ऑलरेडी क्लीन, तो आसपास का जो एरिया होगा उधर का भी इन्वायरमेंट क्लीन होगा। जब स्ट्रॉन्ग डस्ट या फिर हम लोग ये देखेंगे कि स्ट्रॉम आते हैं, बहुत तेज़ तूफान आती है, आंधी आती है जिसके अंदर डस्ट होती है, वो भी जब इस एरिया के अंदर आएगी तो उसको भी हमारे जो ट्रीज़ हैं वो ब्लॉक करेंगे, रोकेंगे, और वहाँ से भी डस्ट को रोकेंगे और उसको भी क्लीन कर देंगे। उस वाली एयर को भी ये क्या करेंगे, क्लीन करने की कोशिश करेंगे, और जो आंधी होगी, तूफान होगा, उसको भी रोक देंगे। ऐसे समझो कि जब आंधी या तूफान आती है, बारिश होती है, तब आप अपने घर के अंदर चले जाते हो तो वो रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंधी या तूफान आपके वॉल्स के अंदर से एंटर नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो ट्रीज़ होते हैं ये ब्लॉक कर लेते हैं तेज़ हवाओं को, तूफान को, आंधी को। तो इस वजह से फॉरेस्ट बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, हमारा स्टॉर्म हो गया, रेनफॉल हो गया बहुत तेज़, इस चीज़ को ब्लॉक करने में। इसी के साथ साथ एक और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ हमें देखने को मिलती है फॉरेस्ट की वजह से, वो ये होती है कि जो भी आसपास का एरिया होता है, जैसे विलेज हो गया या फिर कोई भी एरिया हो गया फॉरेस्ट के पास वाला, वहाँ का क्लाइमेट भी कूल रहता है, ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बारिश देखने को मिलती है। ऐसा बारिश क्यों होती है सर फॉरेस्ट के अंदर? अभी हमने देखा था कि जो हमारे ट्रीज़ होते हैं, ये ट्रीज़ वाटर को कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब बारिश होती है। तो क्या होता है, जब ट्रीज़ के पास एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है
तो वो इस एक्स्ट्रा वाटर को अपने आप से कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये जो ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस है, थोड़ी बड़ी क्लासेस में भी आप समझोगे, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये इस वाटर को निकाल देते हैं। जब ये वाटर निकलता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये कहाँ पर जाएगा? ऑब्वियसली एयर के अंदर मिक्स होकर आसमान के अंदर चला जाएगा। और जब वो आसमान के अंदर जाएंगे वाटर वेपर्स, तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और क्लाउड्स बन जाएंगे। जब क्लाउड्स बनेंगे तो क्या होगा? बारिश होना चालू होगी। तो फिर दोबारा से उस एरिया के अंदर बारिश होगी। बारिश होने की वजह से वहाँ पर इन्वायरमेंट हमेशा ठंडा रहेगा और ग्राउंड वाटर है वो भी रिचार्ज होता रहेगा। मान लो आसपास के जो विलेजेस हैं वहाँ पर भी तो बारिश होगी। फिर अगर क्लाउड है तो क्लाउड कोई पर्टिकुलरली एक फॉरेस्ट के ऊपर ही थोड़ा ना बारिश करेगा, जो आसपास का एरिया होगा उधर भी चले जाएगा क्लाउड, तो वहाँ पर भी वो बारिश कर देंगे, तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरीके से फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब जो फॉरेस्ट है वो कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, हम लोगों को ये देखने को मिला कि एनिमल्स होते हैं वहाँ पर, डिफरेंट काइंड के प्लांट्स होते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? ट्रीज ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे एयर को क्लीन रखते हैं फॉरेस्ट, ये भी देखा कि कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जो वाटर साइकिल है, मतलब जो वाटर है उसको भी वो कैसे मेंटेन करते हैं। बारिश का पानी आता है तब लैंड उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रीज भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉरेस्ट की वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है एयर, वाटर, लैंड, यहाँ तक कि नॉइस पॉल्यूशन भी रुक रहा है। तो फॉरेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर हमें देखने को मिले हैं बहुत डिफरेंट काइंड के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड हमें मिल जाती हैं फॉरेस्ट से, डिफरेंट काइंड की मेडिसिन के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। जैसा मैं बार बार बोल रहा था, डिफरेंट मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। और हमें देखने को मिलता है हनी भी फॉरेस्ट से, स्पाइसेस, ऑयल्स और ना जाने कितनी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती होंगी। कभी आप नोटिस करना अपने घर के अंदर कितनी सारी चीज़ें आपके घर के अंदर ट्रीज या फिर फॉरेस्ट से आई हैं। अगर आप देखोगे कि जब फॉरेस्ट का इतना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, तो हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए, फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ प्रमोटिंग फॉरेस्ट एंड नॉट कटिंग ट्रीज इज नोन एज एफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को बढ़ाना, फॉरेस्ट को घटाना नहीं। तो एफॉरेस्टेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं द फॉरेस्ट लैंड टू ग्रो। जितना ज़्यादा फॉरेस्ट ग्रो करे उतना अच्छा है। और इसी के साथ डिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन के अंदर क्या होता है? डिमोलिशिंग मतलब कि फॉरेस्ट को तहस नहस कर देना या फॉरेस्ट को खराब करना, तोड़ना। तो डिमोलिशिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस है ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स ही करते हैं, जंगलों को जाकर काट देते हैं अपने बेनिफिट के लिए। हमें मान लो किसी ट्री की ज़रूरत है तो हम जंगल में जाकर पेड़ ही पेड़ काट देंगे और उस ट्री को उठा लेंगे। तो ऐसा हम लोग करते हैं ह्यूमन बींग्स, जबकि हमें पता है डिफॉरेस्टेशन करने से, मतलब फॉरेस्ट को तहस नहस करने से क्या क्या नुकसान होंगे। इसी के साथ साथ जो आसपास के एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट तो ख़राब हो जाएगा, मतलब एनिमल्स के पास रहने की जगह नहीं बचेगी और प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और क्या हो सकता है? क्लाइमेट के अंदर चेंज भी आ सकता है। क्लाइमेट के अंदर चेंज कैसे? जैसे अभी हमने देखा था कि बारिश हो रही थी फॉरेस्ट की वजह से, इन्वायरमेंट ठंडा रह रहा था आसपास का, लेकिन अगर हम लोग ट्रीज़ वगैरह कट कर देंगे, एनिमल्स वहाँ के सब मरने लग जाएंगे, तो वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। विदाउट ट्रीज़ वाटर साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। हमने देखा था कैसे वाटर को भी फॉरेस्ट क्या करता है? सेव करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारी वाटर साइकिल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। और फॉरेस्ट के ख़त्म होने की वजह से हमने देखा था अभी फॉरेस्ट के बेनिफिट्स के अंदर कि फॉरेस्ट क्या क्या कर रहा था? फॉरेस्ट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों को रोक रहा था कहीं हद तक। तो वो सारी चीज़ें भी खराब हो जाएंगी। और फॉरेस्ट ना होने की वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं। फ्लड्स या फिर तेज़ जब हवाएं चलेंगी, स्ट्रॉम चलेंगे, तो उससे डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। हमने देखा था कैसे फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं तेज़ हवाओं को रोक लेते हैं, लेकिन जब वही नहीं रहेंगे तो तेज़ हवाएं आएंगी, स्ट्रॉम्स आएंगे, और जो आसपास के लोग होंगे जो फॉरेस्ट के पास में रहते होंगे, उनका डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से उनके घरों के अंदर नुकसान हो सकता है। तो हमें पता चला फॉरेस्ट के बेनिफिट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको समझ में आया होगा कि वाई एफॉरेस्टेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब ज़रूर बताएं
कि क्या आपको पता चला इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और आखिर फॉरेस्ट को हमारी लाइफलाइन क्यों बोला गया है? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर